हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा आप सब लोगों को पता है, एसएससी जेई 2023 का जो पेपर है वो 11 तारीख को सही तरीके से हो चुका है। अभी जो 2023 का है, आज 13 तारीख है, 13 अक्टूबर को, जहां पे आपकी आंसर कीज रिलीज हो चुकी है। काफ़ी बच्चों ने आंसर कीज देख चुके हैं, जिसमें आपका टेक्निकल पोर्शन काफ़ी ईजी था, जहाँ पे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं बच्चों के। तो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि जो हमारी कट ऑफ है 130 प्लस समथिंग जाएगी, 135 130 के आसपास यही कट ऑफ रेंज रहने वाली है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ कि सीबीटी 2 का जो पेपर है, जो 4 दिसंबर को होने वाला है, हमारा एसएससी जेईई 2023 का 4 दिसंबर को, ऑलमोस्ट आपके पास जो टाइम बचा है वो 50 डेज के अराउंड बचा है। तो 50 दिन में आपको कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसी अप्रोच रहनी चाहिए आपकी कि जो सीबीटी 2 के क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो किस लेवल का रहेगा। सर क्वेश्चंस 100 है, टाइम 2 आवर है, ठीक है, और कैलकुलेटर अलाउड है, दैट मींस देयर विल बी सम न्यूमेरिकल पार्ट। तो वहां पे न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा। अब 50% न्यूमेरिकल पार्ट होगा या 70% होगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। जैसे गेट में क्या होता है, 70% न्यूमेरिकल पार्ट होता है, तो अगर गेट लेवल का होगा तो ज्यादा टफ हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कम रखता है, 50-50 रखता है, तो आपका न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी रहेगा। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट हो चाहे थ्योरेटिकल पार्ट हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ, वो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट दैट अ हीट पंप यूजेस 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जो पावर कंजप्शन है वो 1 किलोवाट है। कोई एक इंजन है, कोई मोटर है, वो 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहा है, दैट इज 1 किलोवाट। कैन सप्लाई हीट टू ए हाउस एट 27 डिग्री सेल्सियस। जो हाउस है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर है, वो 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको आप केल्विन में सबसे पहले चेंज करोगे, तो केल्विन में चेंज करने का तरीका 227 प्लस 273 ऐड करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 273 ऐड करोगे 300, मीन्स जो आपका हायर टेम्परेचर हो गया दैट इज 300 केल्विन। एंड वेयर द आउटसाइड टेम्परेचर इज, लोअर टेम्परेचर दे रखा है 12 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो लोअर टेम्परेचर है आपका, दैट इज जो लोअर टेम्परेचर है वो आपको दे रखा है टीएल 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस को आप चेंज करोगे, कितना आ जाएगा, 273 ऐड करो 12, तो ये आ जाएगा 285, दैट इज 285 केल्विन। तो ये आपके पास लोअर टेम्परेचर। आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट पावर आप इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहे हो, तो कितना हीट, मैक्सिमम रेट दैट हीट पंप कैन यूज, तो यहां से कितना हीट जाएगा ये निकालना है, दैट इज क्यू यू हैव टू कैलकुलेट। तो आपको पता है कि जो सीओपी का फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। ये हमारा पावर इनपुट है, दैट इज पी, तो क्यू अपॉन पावर इनपुट। सर और दूसरा एक फॉर्मूला होता है हीट पंप के लिए, क्या है, टेम्परेचर के टर्म्स में हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्यू अपॉन में पी हमारे पास 1 है, टी अब एच अपॉन में डेल्टा, टी एच कितना है 300 केल्विन, और जो डिफरेंस है 300 केल्विन और 285 का, 300 माइनस 285 जब करोगे तो ये आता है 15 डिग्री सेल्सियस या 15 केल्विन। तो ये डिफरेंस है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 15 टू जा 30, तो ये आ गया 20। तो क्यू आपके पास आया 20, दैट इज 20 किलो जूल पर सेकेंड। जो हमारे पास आंसर आएगा, ये किलोवाट में दे रखा है, मतलब किलो जूल पर सेकेंड में, तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, किलो जूल पर सेकेंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपको अप्रोच करनी है कि आंसर आपके पास डायरेक्टली मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस का सिंपल क्वेश्चन है। एलिमेंट्स विच मेक्स स्टील स्टेनलेस, दीज आर, जो आपके पास स्टील को स्टेनलेस बनाने के लिए कौन सा अलॉइंग एलिमेंट यूज करते हैं, या कौन सा एलिमेंट है जो स्टील को स्टेनलेस बनाता है, मतलब कोरोजन रेसिस्टेंस एक तरह से। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं, निकल की बात करते हैं, कार्बन और क्रोमियम की। जैसे पता है जो मैग्नीशियम है वो आपकी डक्टिलिटी बढ़ाता है, जो मैग्नीशियम है वो अलॉइंग एलिमेंट वो क्या करता है, डक्टिलिटी बढ़ाता है। निकल क्या करता है, निकल भी आपका कोरोजन रेसिस्टेंस है, साथ में ये आपकी हार्डनेस को बढ़ाता है। क्या करता है, हार्डनेस को बढ़ाता है। कार्बन है, कार्बन आपकी टफनेस को, हार्डनेस को, ये सारी चीज बढ़ाता है। जो यहाँ पे आपके पास पता होना चाहिए, क्रोमियम है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, कि जो कोरोजन को रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी हो तो क्रोमियम के पास होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर जो है क्रोमियम नहीं होता तो आप निकल पे भी जा सकते थे, बट यहाँ पे डाउट रहेगा निकल और क्रोमियम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो याद रखिएगा, इसमें निकल के लिए हमारे पास क्या है सर, वो हार्डनेस भी बढ़ाता है, बट यहाँ पे जो क्रोमियम है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज क्रोमियम। तो जो स्टील को स्टेनलेस बनाने का काम करता है दैट इज क्रोमियम। तो आपको याद रखना है क्रोमियम आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा हो। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करो। पिकलिंग
पिकलिंग। ट्रीटमेंट इज अ क्लीनिंग कास्टिंग, क्लीनिंग द कास्टिंग विद। चार आपके पास यहाँ पे कास्टिंग क्लीन करने के लिए मेथड दे रखे हैं। पूछा है जो पिकलिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। जैसे पिकल समझते हो ना, पिकल अचार, ठीक है, जो अचार होता है उसमें हम जनरली विनेगार यूज करते हैं। विनेगार क्या है, एक तरीके से एक एसिड सॉल्यूशन है, दैट इज डाइल्यूट एसिड, एक तरीके से क्या है, डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पे जो कास्टिंग को हम, जो कास्टिंग में जो इंप्योरिटीज होती है, जो रस्टिंग होती है, जो डस्ट होता है, उसको रिमूव करने के लिए जनरली हम डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं, सोडा एस यूज नहीं करते हम, कंप्रेस्ड एयर गैस यूज नहीं करते, कि हमारी कास्टिंग सॉफ्ट होती है स्टार्टिंग में जब, तो हम इसको विनेगार वगैरह में जो भी रस्टिंग होता है, जो भी इंप्योरिटीज है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। तो पिकलिंग एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम अपनी कास्टिंग को क्लीन करते हैं, इंप्योरिटीज को हटाने के लिए यूज करते हैं। कौन सा चीज, डाइल्यूट एसिड्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ओके, फॉल्स अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, बट ये इंडस्ट्रियल का भी पार्ट का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान सुनो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होता है, दैट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर किसी ने नॉर्मल कर्व पढ़ा हो तो नॉर्मल ग्राफ कुछ ऐसे होता है, एक सेकेंड, जो नॉर्मल का ग्राफ, नॉर्मल जो कर्व होता है, एक सेकेंड, जो ग्राफ होता है हमारा कुछ ऐसे होता है नॉर्मल का। जो इसका एरिया होता है टोटल, ध्यान सुनो, जो हमारा एरिया होता है, ये पूरा एरिया, दिस कंप्लीट एरिया, जो ये पूरा एरिया होता है, ये इक्वल्स टू 1 होता है। जो एरिया होता है वो 1 के बराबर होता है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे है, द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज 1, तो एरिया 1 है, ये बात ठीक है। दूसरा, द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, जो ये शेप है ये कैसा है, बेल के शेप का है, घंटे के आकार का, इस तरह से, तो ये बेल शेप्ड है, ये बात भी ठीक है हमारे पास। क्वेश्चन में पूछा फॉल्स स्टेटमेंट, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है, द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द वैल्यू 0, जो ये लाइन होती है यहाँ पे हम इसको बोलते हैं 0 या मीन वैल्यू म्यू। मीन्स के लेफ्ट साइड और मीन के राइट साइड क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। पहला ऑप्शन बोल रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग टुकड़ों में जब बात करते हैं उसकी बात नहीं करता। मैंने पहले ही बोला कि जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट के लिए यूज नहीं होता। तो यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत है, डिस्क्रीट नहीं होता, हमारा आंसर होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सर आपको फॉल्स चेक करना है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो अलग से ऑप्शन बना के देगा, ऑप्शन ए 1 और 2 करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, इस तरह से क्वेश्चंस भी आएंगे। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर वेपर पावर साइकिल्स। वेपर पावर साइकिल के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, देखो ध्यान से। इन कार्नोट साइकिल, in Carnot cycle the expansion of vapor occurs without change in entropy. In Rankine cycle the transformation of liquid water in steam generator occurs at constant temperature। देखो Rankine cycle की बात कर लेते हैं पहले, और Carnot cycle की, दोनों साइकिल की बात करते हैं TS डायग्राम पे। रैंकाइन साइकिल की बात करते हैं और कार्नोट साइकिल की। जब हम रैंकाइन साइकिल की बात करते हैं, ये बात रैंकाइन साइकिल की हम बात करते हैं, तो रैंकाइन साइकिल कुछ इस तरह से बनाता हूं, ध्यान से देखो। ये आपके पास रैंकाइन साइकिल है, ये पंप, ये जनरेटर, ये रैंकाइन साइकिल है। जब कार्नोट साइकिल में बनाता हूँ टीएस डायग्राम पे, तो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर सा नजर आएगा आपको, रेक्टेंगल फॉर्मेट का। ये आपकी कार्नोट साइकिल है, ठीक है, ये कार्नोट, ये रैंकाइन साइकिल, दैट इज कार्नोट, ये रैंकाइन साइकिल है, ये कार्नोट साइकिल है। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, रीड करना। देखो पहली बात कह रहा है, इन रैंकाइन साइकिल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इन स्टीम जनरेटर अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये यहाँ से आपका लिक्विड, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये वाला, इसको बोलते हैं जनरेटर। क्या ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, नहीं सर, यहाँ से यहाँ तक आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सबकूलिंग, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा पूरा का पूरा वाटर स्टीम में जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन कार्नोट साइकिल हीटिंग ऑफ वेपर अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो कार्नोट साइकिल में जो हीटिंग कर रहे हैं, मतलब यहां से जहां तक जो हीटिंग कर रहे हैं, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, नहीं, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे आपका वेपर कन्वर्जन होता है, तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात गलत हो गई। दूसरा, इन रैंकाइन साइकिल एंट्रोपी ऑफ वेपर इंक्रीजेस। रैंकाइन साइकिल में क्या एंट्रोपी ऑफ वेपर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन इन टरबाइन। स्टीम टरबाइन में जब एक्सपेंशन करते हैं तो एंट्रोपी बोल रहा है इंक्रीज होती है, नहीं,
ये जो लाइन है दिस इज द एक्सपेंशन इन टरबाइन। तो टरबाइन जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है बेटा, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो एंट्रोपी यहां से इस पॉइंट को 1 मानते हैं इसको, तो इन दोनों पॉइंट्स पे एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट रहती है। मतलब ये स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये गलत बात बोल रहा है, क्यों बोले, इंक्रीज बोल रहा है, जबकि इंक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन कार्नोट साइकिल expansion of vapor occurs without change in entropy। expansion occurs without change in entropy। देखो ये एक्सपेंशन प्रोसेस अभी बोला, ये कार्नोट का एक्सपेंशन है। तो कार्नोट में जो एक्सपेंशन हो रहा है एंट्रोपी में कोई चेंज होगी, ये 1 ये 2, तो यहाँ पे एंट्रोपी 1 इक्वल्स टू एंट्रोपी एट 2, तो बिना एंट्रोपी चेंज किए हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। तो आपको हर एक ऑप्शन को केयरफुली स्टडी करना है, केयरफुली देखना, देन आंसर आपको करना है। ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में आपकी जब प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो आप देखते ही 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन निकाल दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखो, अ पॉइंट पी मूव्स अलोंग द पाथ, पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट है पी, ऐसे किसी पाथ से पॉइंट पी है, मूव कर रहा है, जिसकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट्स मूव फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3। अच्छा, व्हेन x इक्वल्स टू 1 हमारा डिस्प्लेसमेंट y कितना हो जाएगा, x के 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज माइनस 3। व्हेन x इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो y आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 5। यानी आपके जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स वो क्या हो गए सर, x जब 1 है तो y माइनस 3 है, मतलब पहला पॉइंट हमारा हो गया 1 कॉमा माइनस 3, दूसरा जो पॉइंट हो गया दैट इज 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 5। तो ये दो पॉइंट्स है, मतलब एक पॉइंट कहीं यहाँ है, एक दूसरा पॉइंट है सर। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकालना आता है सर, ये x1 y1, ये x2 y2। तो अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे x2 माइनस x1, x2 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 5, 5 माइनस ऑफ 3 तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 4 68, 68 को जब सॉल्व करोगे तो ये 8 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, दैट मींस 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन से हमें मैच करने से आंसर मिल चुका है, दैट इज 8.24। आपको 2, 11.3, 11.3 इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक से आंसर आ गया। बाकी बोला डायरेक्शन क्या होगा, tan इनवर्स, ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा होता है y अपॉन x, या स्लोप की बात करते हैं, tan थीटा क्या है, स्लोप। जब tan थीटा की बात करें, स्लोप क्या होता है, जो स्लोप होता है दैट इज अगेन y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का फॉर्मूला है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4, दैट इज 4, y2 माइनस y1, 5 माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए 8.24 एट द रेट tan इनवर्स, एट द रेट मतलब वो एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन में क्या बोला है, द पुली सिस्टम shown in figure has a mass of 1 kg. Mass of the pulley, mass of the system is given as 1.5 kg and the radius of the gyration is, radius of gyration k से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 0.2 मीटर and the angular acceleration of the pulley, मतलब अल्फा निकालने के लिए बोला, अल्फा क्या होता है, ध्यान सुनो। अब इस क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको दिया है, ये 3 kg मास है, विजुअल है, ये 3 kg मास है, ये 1 kg मास है, ये 1 kg, ये 3 kg। सर 3 kg वाली पुली का रेडियस 0.1 दे रखा और 1 kg जो पुली है बड़ी वाली उसका रेडियस 0.2 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन से लॉ लीनियर के लिए पढ़ा होगा, वहां पे हम पढ़ते हैं जो नेट फोर्स होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए, ये लीनियर मोशन के लिए होता है। जब हम रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन की बात करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं, तो वहां पे जो नेट टॉर्क आता है सिस्टम के ऊपर वो बराबर होता है आई इंटू अल्फा के, नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। मास इक्वल टू हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन के, फोर्स बराबर हो जाएगा टॉर्क के। तो सिंपल न्यूटन सेकेंड लॉ ही है, बट इन रोटेशन दैट इज नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो जो आई है दैट इज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास होता है एम के स्क्वायर, मास इज गिवन 1.5, के इज गिवन 0.2, तो यहां से आई निकाल लीजिए आप, 1.5 इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 0.04, ये आ जाएगा 15 इंटू 0.4 6 इंटू 10 की पावर -3, -3 आएगा, 15 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 इंटू 0.04, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आई की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली जब हमें आई हमारे पास आ चुका है, अब
नेट टॉर्क चाहिए। तो नेट टॉर्क के लिए क्या है, ध्यान सुनो, इस 3 kg वाले मास की वजह से जो वेट होगा वो नीचे लगेगा। सर वेट कितना होगा, m इंटू जी, मतलब 3 इंटू जी की वैल्यू को मैं 10 ले लेता हूँ, जस्ट जी की वैल्यू को 10 ले लेता हूँ। जी की वैल्यू को जब 10 लोगे 3 इंटू 10 तो 30 न्यूटन हो गया, मतलब यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स लगेगा। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो आपका फोर्स लगेगा वो 30 न्यूटन लगेगा। यहाँ पे 1 kg है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा डाउन वो 10 न्यूटन लगेगा। 10 न्यूटन 0.2 मीटर को रोटेट कराएगा, ये 30 न्यूटन 0.1 को रोटेट कराएगा। तो 30 इंटू 0.1, 1 इन 10 इंटू 0.2, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0.30 इंटू 0.1 माइनस 0.2 इंटू 10। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे 30 इंटू 0.13, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो आपका जो नेट टॉर्क आया टी नेट दैट इज 1 न्यूटन मीटर। तो इस 1 न्यूटन मीटर को आप इक्वेट करोगे किसके, आई अल्फा के। तो आई हम यहां से निकाल चुके हैं, तो अल्फा जब निकालोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा दैट इज अल्फा। यही हमें निकालना है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो आप यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो। नेट टॉर्क आपके पास आ गया 1 न्यूटन मीटर, और अल्फा हम यहाँ जो आपके पास आई है वो हम निकाल चुके हैं यहाँ से एम के स्क्वायर से। अल्फा आप निकाल लोगे इस इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट, चलो हम कुछ यहीं तक क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको लेके कराया कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी था, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी था, और अच्छी खासी हर क्वेश्चन में कुछ एनालिसिस थी। तो जो हमारी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही हैं, जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस चाहे ऑफलाइन क्लासेस इसी तरीके से हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। हमारा जो तरीका रहता है क्लास कराने का, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को, जैसे हमारे टॉपिक है जैसे थर्मोडायनेमिक्स ले लिया, पहले उसकी थ्योरी कराएंगे एक शॉर्ट रिवीजन से। जैसे मान के चलते हैं आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप प्री निकाल के आए होगे सीबीटी 2 के लिए, तो आपका टेक्निकल अच्छा होगा तो हम उसको एक रिवीजन टाइप में कराएंगे। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे तो हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट यूटिलाइज हुआ हो। डायरेक्ट जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पहले से पता है वो क्वेश्चंस कम टच करेंगे, जहां पर कंसेप्ट यूटिलाइज होगा वही क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं और वही क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।